नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा तो है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज बात आग से उबाल की। ग्वालियर में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर जलता हुआ पुतला फेंक दिया। इस हादसे में सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से झुलस गया और उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। इसके साथ ही पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुई एफआईआर ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ इसे एक पक्षीय कार्रवाई बता रहे हैं, तो राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने प्रदेश के डीजीपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें सख्त लहजे में चेताया है। साथ ही कहा कि पुतला जलाना अपराध नहीं है। तो दूसरी तरफ बीजेपी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कहती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की बौखलाहट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या पुलिस पर जलता हुआ पुतला फेंकना भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता, और क्या अवैध कब्जे पर कार्रवाई करना गलत है? ऐसे ही सवालों पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस अक्सर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाती है कि वो गुंडे, बदमाशों और अपराधियों को संरक्षण देती है। लेकिन राजगढ़ और ग्वालियर की घटना ने कांग्रेस के इन सभी दावों को गलत साबित कर दिया है और ये साबित कर दिया कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस में गुंडे और बदमाश हैं। पहले राजगढ़ किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष के भतीजे ने पुलिस कर्मियों को धमकी दी और उसके बाद ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक सब इंस्पेक्टर पर जलता हुआ पुतला तो फेंका ही, साथ में पेट्रोल भी फेंक दिया। दरअसल नगर निगम अमला हजीरा सब्जी मंडी में पुराने ढांचे को तोड़ने की कार्रवाई करने गया था। इसके विरोध में फल और सब्जी विक्रेताओं समेत कांग्रेस नेता सुनील शर्मा भी हजीरा सब्जी मंडी पहुंच गए। यहां पर पुलिस ने कांग्रेस नेता सुनील शर्मा को अपनी हिरासत में ले लिया। इसके बाद कांग्रेसियों ने फूलबाग पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और सीएम शिवराज सिंह के साथ ऊर्जा मंत्री का पुतला जलाने की कोशिश की। इस पुतले को जलने से रोकने के लिए सब इंस्पेक्टर दीपक गौतम ने कोशिश की, लेकिन वह आग की चपेट में आ गए, जिसके बाद पुलिस ने पुतला दहन कर रहे कांग्रेसियों पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया। बीजेपी ने भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। एक तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ता पुलिसकर्मी की हत्या करने का प्रयास करते हैं और दूसरी ओर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी उनके बचाव में उतरते हैं। विवेक तन्खा डीजीपी को धमकी देने का काम कर रहे हैं। ये गांधी जी का नाम लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने वाली कांग्रेस का असली आचरण है और इनका ये असली विचार है। पर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज होने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और इसे एक पक्षीय कार्रवाई बताया। तो राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने प्रदेश के डीजीपी को इशारों में धमकी देते नजर आ रहे हैं। तन्खा ने अपने ट्वीट में लिखा कि पुतला जलाना अपराध नहीं है। मद्रास एवं अन्य हाई कोर्ट यह न्यायिक दृष्टांत दे चुके हैं। पुलिस कर्मचारी अपने राजनीतिक आकाओं को वफादारी दिखाने के चक्कर में सत्ता पक्ष के पुतले नहीं जले, इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। विवेक तन्खा ने सीधे मध्य प्रदेश के डीजीपी को इंगित करते हुए लिखा है कि इतना सत्ता प्रेम क्यों, बेमतलब आग में झुलस जाएंगे। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। जलते पुतले को जलाने से रोकने के बचाव के अंदर ऐसे ही घायल हुए तो उसको लेके 307 का मुकदमा कायम करना निश्चित तौर पे यह तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जनता की आवाज़, विपक्ष की आवाज़ को कुचलने का प्रयास है। यह तो तानाशाही भरा निर्णय है। इसके ऊपर धारा 307 कैसे लगती है, निश्चित तौर पे बेहद आपत्तिजनक है। इसलिए कमलनाथ जी ने सवाल उठाया। यदि कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर हमला करता प्राणघातक तो 307 समझ में आती है। यदि राजनीतिक प्रदर्शन के दौरान अब तो ऐसे आंसू गैस के गोले पुलिस फोड़ती, कई हमारे कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं, तो क्या पुलिस के ऊपर 307 धारा लगवा देते हैं? क्या आंसू गैस से मैं घायल हो गया या पुलिस की लठ से हाथ टूट जाते हैं तो क्या पुलिस के ऊपर 307 की धारा लगती है क्या? तो ये तो राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के अंदर बल प्रयोग भी होता है और इस प्रकार की घटनाएं भी होती है। लेकिन इसको इस तरह आपराधिक प्रकरण दर्ज करना निश्चित तौर पर बेहद आपत्तिजनक है। उसी बात को आज कमलनाथ जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से उठाया।
हालांकि कांग्रेस की धमकियों के बावजूद पुलिस के आला अधिकारियों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने जरूरत पड़ने पर मामले में रासुका समेत अन्य कार्रवाई करने की भी बात कही। लेकिन सवाल यही कि आखिर अवैध कब्जा हटाना कांग्रेस को क्यों रास नहीं आ रहा था? क्या इसके पीछे भी राजनीतिक लाभ है? और राजनीतिक लाभ के लिए पुलिसकर्मी को जलाना कितना न्याय संगत है? बहरहाल दोषियों पर कार्रवाई और कार्रवाई पर जारी सियासत किस और करवट लेती है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की बौखलाहट ने ये बता दिया है कि गुंडे और बदमाशों की पार्टी कौन है, बीजेपी या फिर कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। आग से उबाल, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सनबर पटेल, बीजेपी प्रवक्ता हैं, योगेश गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और रंजन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रंजन जी, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या ये मामला राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज किया गया 307 का, या कांग्रेस जो कह रही है 307 का मामला नहीं बनता, एक आंदोलन था, पुतला जलाने की कोशिश हुई थी, उसमें सब इंस्पेक्टर झुलस गए, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो पुतले को पेट्रोल में भुगाकर लाए थे, इस वजह से हादसा हुआ। मतलब जानबूझ के आपने ऐसा कृत्य किया जिससे इस तरह की घटना घट गई, और एक सब इंस्पेक्टर जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, दिल्ली रेफर करना पड़ा। जैसे आपके नजरिए से क्या? जैसे देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और बहुत ही जो भी पिक्चर में और वीडियो में दिख रहा है, काफी वो आग दिख रही है उनके शरीर पे, जो पुलिस के ऑफिसर हैं। पहली बार नहीं है कि जब कोई आंदोलन हो रहा है या प्रोटेस्ट हो रहा है, पहली बार ये भी नहीं हो रहा कि कोई पुतला जलाया जा रहा हो जी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी घटना हो गई कि एक पुलिस ऑफिसर की जान पे आ पड़ी है, तो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। जो दोनों पार्टी का बयान है उस घटना को लेकर के, मैं मानता हूँ पॉलिटिकल लाइन पे है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और तकनीकी चीज है, ये है कि चूंकि आगजनी में पुलिस का ऑफिसर झुलस गया है और जान पे आ गई, 307 का केस भी हो गया है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन पे मामला चला गया है। ये साधारण मामला नहीं है। तो कांग्रेस या बीजेपी अपने पॉलिटिकल लाइन पे स्टेटमेंट देंगी, लेकिन अल्टीमेटली जो बात आएगी कि जो विवेचना हो रही है, विवेचना क्या बोल रहा है? क्या किसी ने वाकई पुतले को उठा के फेंका किसी पे, या पुलिस ऑफिसर ने जो कर्तव्य प्रवृत्ति का परिचय दिया, उन्होंने दूसरों को रोकने की कोशिश की, उस दौरान उनको आग लग गई। दोनों में अंतर है। अगर वाकई ऐसे कोई तत्व हैं जिन्होंने जलता हुआ पुतला, पेट्रोल की बात अलग है, पेट्रोल लाए नहीं लाए बात की बात है, लेकिन पुतला जलना, किसी पर फेंकना, जाहिर है ये दूसरे श्रेणी में आएगा। और अगर आग बुझाते हुए वो जल गया तो दूसरे श्रेणी में आएगा। लेकिन आपने भी इतने आंदोलन देखे रंजन जी, हमने भी फील्ड में कवर किए हैं, ज्यादातर पुतले दहन के मामले। ऐसी कोशिश होती है तो हम देखते हैं कि ज्यादातर होता है तो हाथ झुलसते हैं थोड़े बहुत, इस तरह की घटना नहीं होती है कि एक आदमी 30% झुलस चुका है। वही मैंने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। और देखिए, जो लोग पुलिस के लोग रहते हैं, देखा है पुलिस के लोग, अगर सीएम का पुतला है या पीएम का पुतला है तो स्वाभाविक रूप से उसको बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी ड्यूटी है, क्योंकि उनके अपमान का मामला है। उनका जो संस्था प्रमुख है, जो प्रदेश के प्रमुख है या देश के प्रमुख है, उनका जो पुतला है उसको बचाने की कोशिश होती है। लेकिन कई बार अगर पुतला नहीं जला हो तो डिफरेंट सिचुएशन है, अगर पुतला जल रहा हो तो अगर आप किसी कोई हटाने की कोशिश करेगा तो डिफरेंट सिचुएशन है। और इसलिए जब आपाधापी में वहां पे जो घटना स्थल है उस पर अगर देखा जाए क्या हुआ, तो पूर्णतः विवेचना उसकी जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर पुलिस भी तो सीधा सीधा आपका कहने का मतलब है कि अब इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए, जांच पर छोड़ देना चाहिए कि जांच के बाद जो होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और कम से कम कोर्ट पर तो भरोसा है, होना ही चाहिए। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुप्ता जी, क्यों सियासत की जा रही है उसमें? सिर्फ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है, इस वजह से उस सब इंस्पेक्टर की कोई वो भूमिका नहीं है, उसके प्रति कोई मानवीय रवैया नहीं है कांग्रेस का, जो इतनी बुरी तरह से झुलस गया है, जो जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है। गुप्ता जी,
गुप्ता जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? गुप्ता जी, लगता है गुप्ता जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। मैं हमारी टीम से कहूंगा कि वो फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करें। पटेल साहब, ऐसा भी तो हो सकता था कि आप जांच के बाद 307 का मुकदमा दर्ज करते। क्यों मौका दिया आपने 307 का मामला दर्ज करके? क्या जानबूझकर ऐसा कृत्य आपको लगता है कि किया गया है? पुलिस को मारने गए थे कार्यकर्ता वहां, वो तो प्रदर्शन करने गए थे। हो सकता है ये भूल हो गई या गलती हो गई, तो उसको उस नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन जो कमलनाथ जी कह रहे हैं, राजनीतिक दुर्भावना से आप ऐसा दमनकारी रवैया अपना रहे हैं। हाँ ब्रजेश जी, मैं तो इसको हास्यास्पद भी नहीं बोलूंगा इनके बयान को, मैं तो कहूंगा कि ये बड़ा चिंतनीय बयान है इनका। देखिए, जिस प्रकार से एक प्रतिपक्ष के नेता को जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए, इस बयान में जरा सी भी वो गंभीरता कहीं हमको देखने को नहीं मिली। आप देखिए कि एक पुलिस अधिकारी अपनी कर्तव्य परायणता के चलते उसकी जान पर बन आती है, वो 30% तक झुलस जाता है। क्या वो पुलिस अधिकारी है तो इस देश का नागरिक नहीं है? क्या पुलिस अधिकारी है तो मध्य प्रदेश का नागरिक नहीं है? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वो घर से इसलिए निकलते हैं कि कोई उद्दंडता करते हुए कानून अपने हाथ में लेकर उनके ऊपर पेट्रोल से? लेकिन पटेल साहब, वही तो मैंने कहा आपसे ऊपर कि आप जांच के बाद कर देते। जब ऐसा लगता आपको कि वाकई में वो इस इरादे से गए थे कि हत्या करने जा रहे थे, तब हत्या के प्रयास का मामला लगाते आप। वो तो इस इरादे से नहीं गए ना। हो सकता है पेट्रोल डाला हो, ये उनकी त्रुटि है ना। देखिए, इरादा 307 में इरादा नहीं जुड़ता है। अटेम्प्ट द मर्डर मतलब 307 में होता है कि इरादतन आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हमला कर रहे हैं जिससे उसकी मौत हो सकती है। देखिए ब्रजेश जी, हाफ मर्डर होता है वो। करके जाएगा कोई मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ब्रजेश जी, आप तो सब जानते हैं, लेकिन मेरा बयान पूरा हो जाने दीजिए। देखिए, कोई घर से इरादा करके जाएगा, उसके बाद किसी को चोट पहुंचाएगा, तभी 307 लगेगी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी चोट जिससे किसी व्यक्ति की जान जा सकती है तो धारा 307 लगती है। अटैक तो बड़ा ऐसा अटैक किया गया, चाहे घर से योजना बनाकर गया या नहीं गया, अलग विषय जी। तो ये कोल्ड ब्लडेड वाला जो विषय है वो उसको आप जोड़ना चाह रहे हैं कि घर से योजना बनाकर गया नहीं। यह कोल्ड ब्लडेड का विषय नहीं है, यहाँ तो ऐसे अटैक का विषय है, ऐसा हमला, ऐसी चोट पहुंचाना जिससे किसी की जान जा सकती थी। ठीक है, तो उस पर 307 लगती है। अब ये बताइए कि 30% कोई झुलस जाए, अपनी ड्यूटी करते हुए झुलस जाए, उसके बाद क्या 307 नहीं लगना चाहिए? मैं तो कहता हूं, ठीक है, वो एक घटना हो गई थी ना। लेकिन पटेल साहब, मुझे लगता है आपकी बात पूरी हो गई और कठोर कार्रवाई करने का अपनी तरफ से बयान देना चाहिए। ठीक है पटेल साहब, आपकी एक बात पूरी हो गई। दूसरा सवाल मेरा ये है कि 307 की कार्रवाई कर दी आपने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन फिर आप बाकी की कार्रवाइयां क्यों कर रहे हैं? क्या आप उनकी क्रेशर चेक कर रहे हैं? आप दूसरे उनके रिकॉर्ड देख रहे हैं, उनकी संपत्ति देख रहे हैं, क्यों? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो मैं थोड़ा सुधारना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाइयां होती है ये प्रशासन करता है जी। 307 की कार्रवाई भी कोई भारतीय जनता पार्टी ने जाकर नहीं कर दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं कर दी। ये एक व्यवस्था है, चाहे कांग्रेस की सरकार 15 माह की रही हो, चाहे अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। ठीक है, कानून कोई अपने हाथ में लेगा तो कार्रवाई की जाएगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले में सख्त है कि कानून का राज स्थापित होना चाहिए, गुंडागिर्दी नहीं होना चाहिए, किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और उसका डर स्थापित करने के लिए अगर उनका कोई अवैध काम है या अवैध धंधों से उन्होंने कोई संपत्ति अवैध अर्जित की है या ऐसी अवैध संपत्ति खड़ी है तो उस पर उन सब पर जांच इस विषय में नहीं, तमाम पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार की नहीं, जांच तो होने चाहिए ना। ये पहले से 2018 से यानी कि उनकी क्रेशर चल रही है, आप 2022 में कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखिए, अगर आपके प्रशासन भी तो जिम्मेदार है कि तब से क्यों कार्रवाई नहीं की गई? यदि वो गलत थी, मान लिया आपकी बात, कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इसी टाइम पे क्यों देखा गया? जब ये घटना हुई तब आप क्रेशर चेक कर रहे हो, इससे पहले नेताओं की क्रेशर चेक नहीं करती मतलब पुलिस और प्रशासन? छूट दे रखी है। नहीं, ऐसा नहीं है ब्रजेश जी। अगर कोई क्रेशर चालू हुई होगी तो उस समय के उसके नाम्स को उन्होंने फॉलो किया होगा। अगर आज भी उस नाम्स को फॉलो करेंगे तो जांच के बाद भी कुछ नहीं होगा, लेकिन नाम्स को अगर वो फॉलो नहीं करेंगे, कानून को तोड़ेंगे, गैर कानूनी तरीके से चलाएंगे, तो ऐसी अवैध संपत्तियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। ठीक है,
ये विषय ठीक, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है गुप्ता जी, प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को इसमें दुर्भावना कहां दिख रही है? यदि एक सब इंस्पेक्टर झुलस गया है 30%, उसकी जिंदगी खतरे में आ गई, उसको रेफर करना पड़ा दिल्ली, तो आप कह रहे हैं कि 307 की धारा गलत लगाई है। दुर्भावना से, राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हो रही है। मैं बाद में ज्वाइन हुआ हूँ, समय देना आप मुझे, एक एक बिंदु पे प्रकाश डालूंगा। मैंने तो समय पहले भी दिया था, आप ही नहीं जुड़ पाए थे हमसे। हाँ नहीं, वो टेक्निकल फॉल्ट था, ऑडियो नहीं आ रहा था, अब आ रहा है जी। मेरा ये कहना है इस मामले में जो इंस्पेक्टर झुलस गया है उसके साथ पूरे कांग्रेस परिवार की संवेदनाएं हैं, मध्य प्रदेश का हर नागरिक की संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। और मैं इससे 2 कदम आगे बढ़कर शासन प्रशासन चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, ये मैं मानता हूँ स्पष्ट रूप से कि ये पुतला दहन के ऊपर कोई निश्चित रूप से कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि पुतला दहन से अप्रत्याशित रूप से कई कांग्रेस के नेता भी झुलसे और कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी झुलसे हैं। भले ही वो थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है झुलसना, लेकिन उसका स्वाद लगभग कमोवेश सभी लोगों ने चखा है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो एक बात तो ये हो गई, 307 जो धारा है वो अटेम्प्ट टू मर्डर होती है। अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब इरादतन हत्या का प्रयास ये होता है। मैंने एलएलबी पढ़ी है सनब्बर पटेल साहब, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और रही बात आपने सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर संदेह नहीं है गुप्ता जी, जी आप अपनी पूरी बात कीजिए, तर्कों के साथ बात करते हैं आप, हम जानते हैं। हाँ, तो ब्रजेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर मेरे मित्र सनब्बर जी ने बहुत जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। 1000 से गायों की ज्यादा मौत हो जाती है भोपाल में दलित। इस पर हम डिबेट कर चुके हैं गुप्ता जी, वही तो दिक्कत है। कल हमने डिबेट की, आप भले ही जुड़े हो उसमें, लेकिन हम मुद्दे पे आ जाएं। मैं गाय पर नहीं जा रहा हूँ, मैं गाय पर नहीं जा रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। वहां संचालिका के ऊपर केवल जांच बिठाई गई है, ना कोई एफआईआर हुई है, ना कोई उसके ऊपर कोई धाराएं लगाई गई है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर लोकतांत्रिक तरीके से मंडी हटाने से गरीबों से संबंधित जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसके ऊपर निर्ममता से तो उनकी पिटाई की गई और उनके अगेंस्ट एफआईआर, चाहे सागर का मामला हो, भोपाल शहर की बात करें तो वरिष्ठ राजनेता दिग्विजय सिंह जी को नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो भाजपा की जो सरकार है ये लोकतंत्र के मूल्यों का अवमूल्यन कर चुकी है। लोकतांत्रिक तरीके जो अधिकार है मध्य प्रदेश के नागरिक के, उनका अतिक्रमण दिन प्रतिदिन करती जा रही है, चाहे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार हो या लोकतांत्रिक तरीके से किए जाने वाला धरना प्रदर्शन हो। इस बात पर मैं अवश्य जोर दूंगा कि शिवराज सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि जनादेश मध्य प्रदेश की सरकार ने कांग्रेस को ही दिया था। ठीक है, आपने येन केन बाहुबल संख्या बल धन बल के आधार पर पुनः सीट हथियार ली, 2 साल है आपके पास, 2 साल बाद पुनः यही मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है। आपके नीचे से जब कुर्सी सरकेगी तो आपके लोग भी विरोध में जब सड़कों पर होंगे। योगेश जी, थोड़ा सा आप पता नहीं डॉक्टर पटेल साहब की बात सुन पाए या नहीं सुन पाए, उन्होंने कहा था ये प्रशासन और पुलिस का मामला है, इसमें सरकार का कोई वो नहीं है। तो आपको क्या पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है? आपको उस कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? यदि 307 लग गई है तो हमने ऐसा भी मामला देखा हो, आपको भी याद होगा कि उसी ग्वालियर चंबल का मामला है। नरेंद्र कुमार एक आईपीएस से ट्रैक्टर के नीचे आ गए थे रेत माफिया को रोकने में, सीबीआई को जांच दे दी गई थी, लेकिन उस ड्राइवर को हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया गया था, दुर्घटना माना था। तो तब भी ऐसे कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए ना, फिर दुर्भावना क्यों लग रही है? दुर्भावना को तो मैंने स्पष्ट किया ना कि एक तरफ 1000 गो तो जब कानून का मामला आता है, हाँ आपने स्पष्ट किया, कानून का मामला आता है तो राजगढ़ का किस्सा भी याद आता है ना गुप्ता जी। राजगढ़ में जब एक कलेक्टर थप्पड़ मारती है तो आपकी सरकार कहती है नहीं कानून व्यवस्था का मामला है, यदि गड़बड़ होगी तो कार्रवाई होगी। तो देखो जिसकी सरकार रहती, यदि हम पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में चले जाएं तो 2 सांसद फरार घूम रहे हैं भाजपा के, आपकी सरकार ने एफआईआर दर्ज कर रखी है, उन्होंने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है अभी कि फरार नहीं है। तो सरकारें कोई भी हैं वो कानून के हिसाब से कार्रवाई करती हैं या अपनी मनमर्जी से? नहीं, शासन प्रशासन को नियंत्रण कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है, अपनी मंशानुसार कार्यवाही के लिए रिवर्स कौन करता है, इस पर ध्यान देने वाली बात है। बिल्कुल। रंजन जी एक बात बहुत अच्छी कही कि त्वरित कार्रवाई अभी ना तो बलात्कारियों के खिलाफ इस प्रकार की गई,
जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल पाए गए, चाहे नेमावर, चाहे वो कोई सा हत्याकांड, जितने भी आदिवासी युवक पर जीप से बात। पटेल साहब आपसे जवाब चाहेंगे हम, दोहरा नजर क्यों होती है आपकी? यदि गुप्ता जी ने कहा है कि बैरसिया के मामले में आप जांच कराते हो और इस मामले में चूंकि कांग्रेस कार्यकर्ता है इसलिए आपने तत्काल एफआईआर दर्ज कर दी, इसका जवाब दें आप। पहले रंजन जी से एक जवाब चाहूंगा। रंजन जी, एक बात अच्छी कही है गुप्ता जी ने कि जो पुतला दहन है, जो पुतला दहन पर एक कोई कानून बन जाना चाहिए। हम देखते हैं कई राजनेता कहते हैं कि पुतला दहन अर्थी निकालने वाली प्रथा बंद हो जानी चाहिए, तो विरोध का कोई और तरीका हो, सांकेतिक रूप से विरोध हम प्रदर्शन कर सके बस। रंजन जी। जी देखिए विजय जी, एक बात गुप्ता जी ने अच्छी बोली, मैं उनका स्वागत करता हूँ। ये हिंसक प्रदर्शन बंद होना चाहिए, जहां भी आगजनी होगी तो इस तरह खतरे बने रहते हैं। दूसरी बात मैं फिर उसी पे जाना चाहूंगा, तकनीकी चीज पे ही, कि किसी भी क्राइम में, चूंकि क्राइम रिपोर्ट हो गया, इलाज हो गई है, तो मेन सरिया का अपना एक सिद्धांत है कि उसका इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है, नॉलेज उसको है कि नहीं है कि क्राइम कर रहा है। तो मेंसरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। गुप्ता जी सहमत होंगे और पटेल जी भी सहमत होंगे। जब क्राइम पार्ट पे चला गया तो मुझे लगता है कि अगर उत्साह में कोई केस दर्ज हो गया है किसी खिलाफ, ये भी नहीं होना चाहिए, गलत है, लेकिन अगर उसमें इंटेंशन देखना चाहिए, इंटेंशन है क्या, तो जो भी वहाँ वीडियोग्राफी हुई होगी, सीसीटीवी फुटेज वहां पे होगा, मुझे लगता है उसको देखने के बाद ही, मुझे लगता नहीं, मतलब सारे चीज नहीं पता मुझे, इसका स्टडी पुलिस ने किया नहीं किया, अगर स्टडी करके किया तो मुझे लगता है आधार कुछ होगा, लेकिन बिना किसी सबूत के और बिना इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के नहीं होना चाहिए। देखते हैं ना रंजन जी, कई बार जो धाराएं लग जाती हैं, कुछ कम धाराएं लगती हैं, कोर्ट में जब मामला जाता है इन्वेस्टिगेशन के बाद तो धाराएं बढ़ भी जाती हैं, घट भी जाती हैं। गुप्ता जी बेहतर तरीके से समझते होंगे उसको। दोनों चीज होता है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। पटेल साहब, जो आरोप लगा रहे थे गुप्ता जी, उसका जवाब चाहिए कि आप एक तरफ कार्रवाई करते हो, दूसरी तरफ नहीं करते हो। देखिए ब्रजेश जी, बहुत ही स्पष्ट बैरसिया के मामले में भी जब बात सामने आई, तत्काल एफआईआर दर्ज हुई है। और भी कोई दोषी हो सकते हैं क्या, और भी कोई इसमें धारा बढ़ाई घटाई जा सकती है क्या, इसके लिए जांच हो रही है। इसी प्रकार से एफआईआर का मतलब ही होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट, प्रथम दृष्टिया प्रतिवेदन। अब इसमें जो सामने आया है उसमें 307 की कार्रवाई हुई है, इसमें भी कोई चालान पुटअप नहीं हुआ है, 90 दिन का समय होता है, लेकिन गिरफ्तारी तो कर लिया आपने, क्योंकि आपके हिसाब से और भी जो दोषी होंगे उन सबको भी इसमें पकड़ा जाएगा, उनके ऊपर भी मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन पटेल साहब, जब आप कह रहे हैं कि यहाँ जांच कोई चल रही है, भेदभाव नहीं लेकिन है, गिरफ्तारी तो कर लिया आपने। एफआईआर हुई है, यहाँ भी एफआईआर हुई है, दोनों ही जगह एफआईआर हुई है। अब आरोप लगाना आसान है, शब्दों के माध्यम से आप आरोप कुछ भी लगा सकते हैं कि साहब वहां तो कार्रवाई नहीं हुई है, वहां भी एफआईआर हुई है, तत्काल हुई है। गुप्ता जी जवाब ले लीजिए। गुप्ता जी, जी आपसे जवाब ले लेंगे। साथ में जो रंजन जी ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन पर छोड़ देना चाहिए, जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा, तो सब्र तो कर लेना चाहिए ना। नहीं ठीक है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से वो प्रदर्शन किया गया था, अप्रत्याशित रूप से वो घटनाक्रम लोकतांत्रिक तरीके से। देखिए मैंने आपको सुना ना, मैंने आपको नहीं, इन्होंने बोला कि मैं भी बोलूं। ये एक समय देते हैं जब दोनों को आमने सामने लिख देते हैं, मैं क्या करूं? मैं बोलना नहीं चाहता हूं बीच में। सुनो आप सुनो, जरा बात आ जाने दो। इनके कार्यक्रम का हिस्सा है, तो आपका बड़ा सम्मान करता हूं, मैं कैसे बीच में बोल सकता हूं? ये कार्यक्रम का हिस्सा है, आपके सामने करके कुछ मिनट देते हैं, बोलते हैं। लेकिन गुप्ता जी, आपकी बात पटेल साहब, लेकिन गुप्ता जी एक चीज और है गुप्ता जी, कि जिस तरह से विवेक तनखा जी का ट्वीट आया है कि सीधे आप डीजीपी को चेतावनी दे रहे हो, धमका रहे हो, तो ये कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। नहीं, मैंने सीधे आप डीजीपी को पढ़ा है। अरे यार आप थोड़ा देर बोलने तो दो यार, सरोवर भी है कि बीच में बोलिए, समय भी नहीं है, आपको बोलने नहीं दूंगा। बिल्कुल गुप्ता जी बोलिए, आप भी वकील हैं इसलिए हमने कहा सही जवाब आया। तो विवेक तनखा जी का ट्वीट मैंने देखा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो डीजीपी की शान के खिलाफ हो। उन्होंने कानून सम्मत बात रखी है और निश्चित रूप से वो कानून के ज्ञाता हैं, उन पर
आक्षेप लगाने से बेहतर है इस घटनाक्रम के अंदर तक तह में जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन से भी इतनी उम्मीद क्यों रखता है प्रशासन की वो पूरी वफादारी शिवराज सरकार के प्रति निभाए? अरे पुतला दहन हो रहा नहीं तो आपको डीजीपी पे भरोसा नहीं है क्या? आप ही बना के गए हो, 2 साल का कार्यकाल दे के गए कमलनाथ जी, आपके बनाए हुए डीजीपी हैं। अरे एक मिनट, क्या जरूरत थी उस पुलिस वाले साहब को कि वो जलते हुए पुतले को हाथों से लपक रहा है, सीने से लगा रहा है? क्या मतलब था ये सब करने का? आप गलत ट्रैक पे चले गए। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ऐसा हमारे साथ भी हुआ, उनके साथ भी हुआ। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो घटना तो हुई है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए ठीक है, लेकिन इसको कहीं सियासत का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। वो पुलिस वाले भी हैं, उनका भी परिवार है, वो जान हथेली पर लेकर कोरोना काल हो चाहे अन्य समय हो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन यदि वो झुलस गए हैं और इसमें किसी की लापरवाही है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें सियासत नहीं होना चाहिए। सियासत होगी तो निश्चित तौर पर लोगों से कानून का भरोसा उठेगा। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।